Hey everyone, this is just a general announcement about the CSAT कोर्स जो कि लॉन्च हो रहा है 1 मार्च से। कोर्स जो है वो 70% डिस्काउंट में चलेगा 1 तक। उसके बाद इट विल बी रिस्टोर टू द नॉर्मल प्राइस। सो हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स। For more details, you can WhatsApp us on this number 7724886251. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements, and everything that you can think of. We'll solve a lot of questions, and with this course, you are getting a complimentary course on CSAT with PYQs जो हमने last year launch किया था, जिसमें हमने बच्चों को PYQs के थ्रू सिखाया था कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो भी लोगों ने इस कोर्स को किया था, ऑलमोस्ट एवरीबडी कुड do 50+ questions right in this course. So please go and register for the course. You can download the course schedule from this link. The link is in the description. You can watch the demo lectures of the last year course, and also if you want to enroll for the course, you can go on this link which is also in the description. And after watching the full course, if you want a refund, that you think that it was not valuable, we'll refund you back. No questions asked, because we believe that whatever we are delivering is quite a worth of value. So please go and register for the course. You can read the student feedback जो लास्ट ईयर लोगों ने लिया था उनके, by pausing this slide, or you can go on to the www.thelaymanway.com and you can go into the paid courses section and read these reviews. So that's it. Thank you so much. Hey everyone, a very good morning to all of you and welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम इकोनॉमिक सर्वे के की हाइलाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जो की हाइलाइट्स हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे, है ना। लास्ट 2 लेक्चर्स प्लीज़ देख लेना, राइट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना देरी के और देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है? इंट्रोडक्शन, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, फिजिकल डेवलपमेंट्स, एक्सटर्नल सेक्टर, मॉनेटरी मैनेजमेंट, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, है ना। इसको हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था और इसके जो भी कंसेप्ट हैं जैसे CRAR, है ना, और रेपो रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम क्या है ना, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या थे, ये सारे जो कीवर्ड्स थे हाइलाइट्स में उसको हमने डिस्कस किया है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो आएगा ना वो इन सब से भी घुमा के आ सकता है, तो इसीलिए हम उसको एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं। हम एक बार रिवाइज भी करेंगे एंड में इन्फोग्राफिक्स के थ्रू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड द 6th टॉपिक इज़ अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें हम की हाइलाइट्स देखते हैं। तो इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स में, वो इम्प्रूव हो गया है, 66 हो गया है 60 से लास्ट ईयर में। और ये पिछले 3 साल में अगर मैं इस ट्रेंड की बात करूँ तो क्या है, हमेशा इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 57 था, फिर 60 हो गया और वो 66 हो गया। तो इसमें बेसिकली नीति आयोग ये देखता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 2030 तक कौन टारगेट्स मीट कर रहा है, उसके बेसिस पे ये स्टेट्स को रैंक करता है। उसमें बेसिकली कैटेगरीज होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो फ्रंट रनर्स हैं, जो सबसे आगे वाले रनर, फ्रंट रनर क्या होगा? जो सबसे आगे दौड़ रहे हैं, सबसे आगे दौड़ रहे हैं मतलब जो सबसे आगे हैं अपना टारगेट अचीव करने में, है ना। जिनको 65 to 99 का स्कोर मिलता है वो 22 स्टेट्स हो गए हैं अब, और यूटीज 22 स्टेट्स एंड यूटीज टोटल हो गए हैं, जो पहले 10 हुआ करते थे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें। उसके बाद ये जो नीति आयोग है वो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए अलग से रिलीज़ करता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। तो उसमें जो नॉर्थ ईस्ट के 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अब फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गए हैं। तो दैट इज़ अ कमेंडेबल अचीवमेंट। उसके बाद इंडिया जो है वो 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया बन गया है वर्ल्ड में, ये आपको याद रखना है। कहीं एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आए तो आप ये कोट कर सकते हो कि दैट इंडिया हैज़ अ 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। इंडिया का रैंक अगर हम ग्लोबली बात करें तो वो 3rd है, किसमें? फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो वो 24% है इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया का, जो कि वर्ल्ड का 2% ऑफ द टोटल एरिया है, मतलब वर्ल्ड के 2% ऑफ द फॉरेस्ट इंडिया में है। तो ये हाईलाइट है। उसके बाद आगे बात करें तो नए रूल्स आए थे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये नोटिफाई किया गया जिससे हम प्लास्टिक को फेस करेंगे बाय 2022। ड्राफ्ट रेगुलेशन आए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। क्या होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि भाई जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो ब्रांड ओनर है, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे मान लो आपने कोई लेट्स से किसी ब्रांड का आपने कोई क्रीम खरीदा है ना, तो वो लेट्स से वो क्रीम आपको देता है पॉलीथीन के बैग में। तो ये ब्रांड ओनर का जो जिसकी क्रीम है ना, अगर उसकी आप शॉप से लेते हो
तो उस ब्रांड ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो प्लास्टिक पैकेजिंग को अच्छे से रिसाइकल और डिस्पोज करना। तो ये इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की मतलब प्रोड्यूसर की एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है उसको कलेक्ट करे और उसको अच्छे से डिस्पोज करे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कंप्लाइंस स्टेटस है ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ का, जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं गंगा के अराउंड, तो गंगा के अराउंड जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना डिस्चार्ज बेसिकली गंगा में डालती हैं, वो उनको कंप्लाइंस फॉलो करना पड़ता है कि आप जो आप इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रहे हो उसको आप इतना इतना ट्रीट करोगे, उसके बाद ही आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो वो कंप्लाइंस जो है वो इम्प्रूव हुआ है टू 81% एज़ कम्पेयर टू 2017 जब वो बस 39% था। उसके बाद ये जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो भी जो है वो क्या बोलते हैं डिक्रीज़ हुआ है। कितना हो गया है वो 349 से कितना हो गया 280 मिलियन ऑफ लीटर्स पर डे हो गया। ये डेटा इतना याद करने की इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रखो कि जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज है वो कम हुआ है, उसमें रिडक्शन आया है, तो एनवायरनमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद जो COP26 हुई थी ग्लासगो में, है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं कि भाई इंडिया जो है ये अचीव करेगा। इन एम्बिशियस टारगेट्स के बारे में हम बात करेंगे अभी आगे आने वाले स्लाइड में, तो उसको भी क्लियर रहने देते हैं। तो हम 2030 तक वो टारगेट्स अचीव करेंगे। उसके बाद हमको ज़रूरत है कि हम एक वन वर्ड मूवमेंट स्टार्ट करें, दैट इज़ लाइफ। लाइफ इज़ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को फोकस करके हम सारे अपने माइंडफुल रहें, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लें, अवेयर करें लोगों को, है ना। अर्जिंग माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन वॉज अंडरलाइन, मतलब कि जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको हम माइंडफुली यूज़ करें। अगर हम जितना अर्थ से ले रहे हैं उतना अर्थ को हम वापस भी दें, सिर्फ एक्सट्रैक्ट नहीं करना है ना, हमको वापस भी देना है। ताकि जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि भाई हम पेड़ अगर काट रहे हैं घर बनाने के लिए, तो हम बाकी जगह पेड़ लगा भी रहे हैं, है ना, बाकी जगह हम पेड़ लगा भी रहे हैं। तो दैट इज़ कि भाई आप माइंडफुल हो इन्वायरमेंट के। उसके बाद बेसिक्स के बारे में बात करते हैं इसमें। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये नीति आयोग रिलीज़ करता है। सिंपल सी बात है, इसका 3rd एडिशन रिलीज़ हुआ था। इसको किसके साथ रिलीज़ किया गया है? कोलैबोरेशन में यूनाइटेड नेशंस के साथ, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हर स्टेट और यूटी को रैंक किया जाता है। तो इसमें 0 से 100 तक स्कोर मिलता है। 100 मतलब उसने अचीव कर लिया, 0 मतलब कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो 100 इज़ बेटर और 0 इज़ वर्स्ट। उसके बाद जितना हाई स्कोर होता है उतना वो टारगेट अचीव कर लेता है। उसको 4 कैटेगरीज में डाला जाता है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो अभी तक अचीवर किसी को मिला ही नहीं है ना। हम फ्रंट रनर्स की हमने बात करी थी, तो हमने देखा था फ्रंट रनर्स की हमने बात करी। तो अचीवर इज़ जिसने सब कुछ मतलब अचीव कर लिया, अपने सारे 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को उसने अचीव कर लिया है, दैट इज़ फ्रंट रनर, सॉरी दैट इज़ अचीवर। तो अचीवर के पास 100 का स्कोर रहता है। उसके बाद आता है फ्रंट रनर की कैटेगरी, दैट इज़ 65 to 99। उसके बाद परफॉर्मर की कैटेगरी आती है, दैट इज़ फ्रॉम 50 to 64। और उसके बाद एस्पिरेंट की कैटेगरी आती है, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 49। तो केरला जो है वो हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है 3rd एडिशन में भी, इसका स्कोर 75 रहा। उसके बाद अगर हम फॉलोइंग स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश रहे दूसरे नंबर पे, जिनका 72 स्कोर आया। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन थे? बिहार, झारखंड एंड असम। तो ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड याद रखना है कि केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश टॉप पर हैं, बिहार, झारखंड, असम बॉटम पर है ना। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स की बात करते हैं। तो इस रूल्स में बेसिकली क्या किया गया कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसकी यूटिलिटी बहुत लो होती है, जो इन्वायरमेंट में चली जाती है, लिटर करती है, फिर ओशन में चली जाती है, उसको हमको हटाना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है? उसके लिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उसको बैन किया है, जिसमें पॉलीस्टाइरीन और एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइरीन भी रहेगा। तो इससे जो भी प्लास्टिक्स बने हैं ये सारे जो हैं वो इसका मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को प्रोहिबिट किया है फ्रॉम 1 जुलाई 2022। उसके बाद लिटरिंग को स्टॉप करने के लिए जो प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं ना, जो उसकी थिकनेस होती है, आप देखते होगे जब आप सब्जी लेने जाते हो तो एक जो आंटी आपको पॉलीथीन देती होगी वो बहुत पतली सी होती होगी। और जब आप कोई लेट्स से आप क्लॉथ लेने जा रहे हो, जब आप कोई बाहर मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आपको जो प्लास्टिक मिलती है वो थोड़ी हायर थिकनेस की मिलती है ना, थोड़ी मोटी मिलती है। तो इसी थिकनेस को बढ़ाया गया है इसमें। तो पहले ये जो मिनिमम थिकनेस थी वो 50 माइक्रोन थी, तो 50 माइक्रोन के नीचे प्रोहिबिटेड था कोई भी प्लास्टिक को यूज़ करना। अब ये 120 माइक्रोन कर दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है ये कि लिटरिंग को स्टॉप करने के लिए हमने जो ये थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स का, उसको 50 से 75, 75 से 120 माइक्रोन्स किया विद इफेक्ट फ्रॉम
31 दिसंबर 2022। पहले क्या था, पहले 50 माइक्रोन से कम में उसका मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड था। उसके बाद हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात करी ली थी कि भाई ये प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या फिर ब्रांड ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जो प्लास्टिक पैकेजिंग का वेस्ट है उसको कलेक्ट करे और मैनेज करे, है ना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या ब्रांड ओनर। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बल्क में और बेच रहे हो अपनी पैकेजिंग के साथ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीपीसीबी के बारे में, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है अलॉन्ग विद जो स्टेट की पोल्यूशन बॉडीज़ हैं वो इस बैन को मॉनिटर करेंगे। ये जो हमने बात किया ना आगे, ये सारे इन सारे बैन्स को मॉनिटर करेंगे, वायलेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, पेनल्टीज़ को इम्पोज करेंगे, है ना, अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। स्टेट्स और यूटीज़ को एक स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट करने की बात बोली गई है ताकि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को हम एलिमिनेट कर पाएँ और इन रूल्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसके अलावा स्टेट पे तो बन गई एक स्पेशल टास्क फोर्स, उसके बाद एक नेशनल लेवल पे भी टास्क फोर्स बनेगी ताकि सारे स्टेट्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जा सके। समझ में आ गया। ये था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इसके बाद हम COP26 टारगेट्स की बात करते हैं, जो हम एम्बिशियस टारगेट्स बोल रहे थे। तो उसमें मोदी जी ने बोला है कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो मतलब कर देंगे। नेट ज़ीरो मतलब कि जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना हम कार्बन एब्जॉर्ब भी करेंगे, तो हम नेट में ज़ीरो कार्बन एमिट करेंगे बाय 2070। तो ये 2070 इसलिए लिया गया क्योंकि अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अभी एमिशंस बढ़ेंगे क्योंकि हमको अपनी इंडस्ट्रीज़ और वो सब बढ़ाना है, तो अभी एमिशंस बढ़ेंगे। तो इसमें बोला गया है कि 2040 के आसपास तक हमारा एमिशन पीक होगा, उसके बाद हम इसको रिड्यूस कर देंगे 2070 तक और हम नेट ज़ीरो कर देंगे। तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से कि IPCC हैड सेट अचीविंग नेट ज़ीरो बाय 2050। IPCC ने बोला था 2050 तक करो, बट इंडिया ने कमेंट किया बाय 2070, है ना। तो IPCC का ये कहना था कि भाई अगर आप 2050 तक नेट ज़ीरो नहीं करते हो तो ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से राइज होगा एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स बाय द एंड ऑफ 21 सेंचुरी, है ना। तो 21 सेंचुरी के ख़त्म होते होते 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो इंडिया ने बोला कि इंडिया विल हैव टू पीक बाय 2040 तक जो एमिशंस है वो इंडिया के पीक होंगे, उसके बाद वो रिड्यूस करेगा और नेट ज़ीरो अचीव करेगा बाय 2070। तो ये पहला टारगेट था। दूसरा उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन से रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे का ये मतलब नहीं है कि हम 1 बिलियन टन कम, मतलब रिड्यूस करने का मतलब ये है कि जितना हमको एमिट करना था, मान लो हमको 4 बिलियन टन एमिट करना था, हमें अलाउड है 4 बिलियन टन एमिट करना, तो उसमें हम अब बस 3 बिलियन टन एमिट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग पे हम 1 बिलियन टन काट देंगे। जैसे मान लो अभी एट प्रेजेंट लेट्स से इंडिया 2 बिलियन टन एमिट कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि हम अब इसको 1 बिलियन टन कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था कि आगे मतलब देखो अब डेवलपिंग कंट्री है तो आगे जाके ज़्यादा एमिशन होगा, है ना। हो सकता है 3 साल बाद 4 बिलियन टन एमिशन के ट्रैक पर हो इंडिया, बट वो 4 नहीं करेगा, अब वो 3 कर देगा, है ना। तो वो 1 बिलियन टन से इट विल रिड्यूस इट डाउन, ठीक है, कि 1 बिलियन टन लेसर एमिशन होगा फ्रॉम द बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें कार्बन इंटेंसिटी की, तो कार्बन इंटेंसिटी को हम रिड्यूस करेंगे बाय 45%। सबसे पहली बात तो कार्बन इंटेंसिटी क्या होती है, कार्बन इंटेंसिटी ये होती है कि एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन इंटेंसिटी। तो जैसे मान लो, जैसे कुछ भी मान लो आपने एक टॉय बना दिया, है ना, या फिर आपने एक कपड़ा बना दिया, लेट्स से, है ना, कोई ब्रांड है उसने एक यूनिट ऑफ कपड़ा बनाया, तो ये एक यूनिट कपड़ा बनाने में उसने कितना कार्बन डाइऑक्साइड पूरे प्रोसेस में एमिट किया होगा, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन इंटेंसिटी। उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय 45%। इंडिया ने ऑलरेडी इसको 25% कम कर दिया है, मतलब इंडिया ने 25% कर दिया है इसको, है ना। India has achieved 25% of emission intensity reduction of its GDP between 2005 and 2016 and is on course to achieve more than 40% by 2030। तो हम 40% से ज़्यादा कर देंगे by 2030। और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो यू कैन रेफर टू दिस लिंक, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स का लिंक है, इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। तो इसमें अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 2 साल में, है ना। जो एग्रीकल्चर का साइज़ है दैट हैज़ गॉन अप टू 18.8% इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है एग्रीकल्चर का कंट्री में, दैट इज़ अमाउंटिंग टू 18.8%। इसकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये 0.3% ग्रो हुआ है, 3.6% से 3.9% हो गया ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मिनिमम सपोर्ट MSP पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके। मतलब क्या मतलब है इसका, कि देखो अभी क्या होता है कि जिसमें MSP मिलता है, जिस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफर करती है फार्मर को, फार्मर वही उगाएगा,
क्योंकि उसको सिक्योरिटी रहेगी कि भाई हमसे कम से कम गवर्नमेंट तो ले लेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या अब और ज़्यादा क्रॉप्स को एमएसपी के अंडर ले आएंगे, ताकि जो फार्मर्स हैं वो और क्रॉप्स उगाएं, और क्रॉप्स उगाएंगे तो क्रॉप डाइवर्सिफाई होगा, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होंगी, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद हम नेट रिसीट्स की अगर हम बात करें क्रॉप्स प्रोडक्शन की वजह से, तो वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 22.6%, है ना, इन द लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, जिसको हम SAS मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको SAS बोलते हैं, कंपेयर टू SAS रिपोर्ट ऑफ 2014। तो 2014 कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो ये 22.6% इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स की बात करें, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरिंग हो गया, फिशरीज़ हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, और यही रीज़न है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी मतलब बढ़ावा देखने को मिला है। लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो जैसे कैटल है ना, ये सब जो होते हैं कैटल, पोल्ट्री, इन सब में बेसिकली 8.15% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है आखिरी 5 साल में, लास्ट 5 साल में, है ना, एंडिंग 2019-20। ये एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम रहा है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स के लिए, अकाउंटिंग फॉर 15% ऑफ देयर एवरेज एनुअल मंथली इनकम। तो 15% जो उनकी मंथली इनकम है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से ही आ रही है। इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम रन करता है ना, और फूड कवरेज भी दिया गया लोगों को कोविड के टाइम में, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में याद रखनी है। उसके बाद हम थोड़ा एमएसपी के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन भी आ चुका है पहले यूपीएससी में। तो एमएसपी जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें जो गवर्नमेंट होती है ये बोलती है कि इतना प्राइस कम से कम जो है फार्मर को अपनी प्रोड्यूस के लिए मिलना चाहिए, और अगर वो बाहर नहीं मिल रहा है फार्मर को, तो फार्मर हमारे पास आ सकता है और हम गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करेगी। तो इसमें खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और करेंटली 23 क्रॉप्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। उन क्रॉप्स को हम देखते हैं, तो उनमें से खरीफ क्रॉप कौन कौन सी हैं, पैडी है, ज्वार है, बाजरा है, रगी है, मेज़ है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर सीड है, सोयाबीन और सिसमम है ना। तो ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो उसमें वीट है, बार्ले है, ग्राम है, मसूर है, रेप सीड्स है, मस्टर्ड है, सेफ्लावर है एंड तूरिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये याद होना चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ, इसको याद करना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी क्रॉप्स आपको पता होनी चाहिए, इसमें ये भी पता होना चाहिए कि खरीफ कौन सी है और रबी कौन सी है। उसके बाद इसके अलावा एक एफआरपी आता है किस पे, शुगर केन पे, जिसको हम बोलते हैं फेयर एनमरेटेड प्राइसेस। उसके अलावा एमएसपी इसमें इंक्लूड और किया गया है कोपरा, डी हस्क कोकोनट, जूट एंड जूट, बस कोपरा, डी हस्क्ड कोकोनट एंड जूट। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि ये एमएसपी में है ना। अब इसकी कैलकुलेशन में हम एमएसपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एमएसपी को हम कैलकुलेट करते हैं कि जो फार्मर के लिए टोटल कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट में मतलब सब कुछ इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल्स, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, लेबर का कॉस्ट, अनपेड लेबर का कॉस्ट, अगर उसने ज़मीन ले रखी है तो उस पर रेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं इंक्लूड होता है इसमें, बाकी हाँ रेंटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट, सब कॉस्ट को मिला के उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 1.5%। मतलब इसका क्या मतलब है कि हम उसको 50% ग्रॉस प्रॉफिट देते हैं उनके प्रोड्यूस पे, है ना। तो 50% ग्रॉस प्रॉफिट को इंश्योर किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो रिकमेंडेशन होती है एमएसपी की, ये कौन देता है, सीएसीपी देता है, ये आपको याद रखना है। रिकमेंडेशन कौन देता है, सीएसीपी, दैट इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। और एक्चुअली में फिक्स कौन करता है, एमएसपी फिक्स करता है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये भी याद रखना, दोनों में डिफरेंस है, ये सिर्फ रिकमेंड करता है सीएसीपी, और एक्चुअली में फिक्स कौन करता है, सीसीईए, ठीक है। तो ये जो एमएसपी है ये जो सीएसीपी है दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आपको याद रखना है, और ये एमएसपी को फिक्स करती है। कैसे फिक्स करती है, जो मैंने बता दिया, टोटल कॉस्ट लेते हैं। अब इसका जो एक्चुअल में मैथमेटिकल फार्मूला दैट इज़ A2 + FL, और C2 कॉस्ट को भी लिया जाता है इसमें। तो ये बेसिकली सारी कॉस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैश अगर उसको कोई मिल रहा है, कोई सब्सिडी सरकार उसको दे रही है, वो सब इंक्लूड रहता है ना। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, लेबर, फ्यूल, इरीगेशन, इन सब पे कितना खर्चा हो रहा है। इसके अलावा अनपेड फैमिली लेबर का भी उसमें प्रावधान होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, अगर सब्सिडी भाई इंटरेस्ट को अगर मान लो गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, गवर्नमेंट बोलती है ना हमने फार्म लोन्स माफ़ कर दिए, तो वो भी इंक्लूड रहता है, दैट इज़ ऑल्सो द कॉस्ट। रेंटल्स हो गए, कैपिटल एसेट्स की कॉस्ट हो गई, ये सब को मिला के इंटू 1.5 किया जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है, 17.4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो कि -15.3 था। पिछले में लॉकडाउन वगैरह लग गया था, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई थी। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज़ में वो बड़ा है,
और ये बढ़ के 1,55,000 लगभग 1,55,000 करोड़ हो गया एज़ कम्पेयर टू 46,000 लगभग 46,000 करोड़ इन 2009 टू 2014। और ये प्रोजेक्टेड है कि ये फर्दर ग्रो करेगा बाय टू 2,15,000 लगभग 2,15,000 करोड़ इन 2021-22 विच इज़ 5 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू 2014 लेवल। तो इसमें आप 5 इंटू मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, है ना। तो वो यही बोल रहा है कि 5 गुना बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू 2014। उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन पर डे की बात करें तो उसमें भी 30% इंक्रीज़ देखने को मिला है और वो कितनी हो गई है 36.5 किलोमीटर्स पर डे की रोड बन रही है ना। पहले 28 किलोमीटर्स पर डे की बन रही थी पिछले साल, अब 36.8 किलोमीटर्स पर डे की बन रही है। तो मतलब गवर्नमेंट और तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है ना। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो की हम बात करें लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए तो वो भी इंक्रीज़ देखने को मिला है उसमें भी, तो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं कॉर्पोरेट्स भी एट अ 10.6%। तो ये देखने को मिला। उसके बाद अगर हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की अगर बात करें तो उसको मेजर बूस्ट मिला है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, है ना, दोनों ही फिजिकल और डिजिटल स्पेस में भी। तो जैसे आपको पता होगा PLI स्कीम अभी टेक्सटाइल्स के लिए आई थी, है ना, और बहुत सारे इसमें सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो ये सारे सेक्टर्स में अब ये जो PLI स्कीम है उसको लागू किया जा रहा है। along with measures to reduce transaction cost and improve ease of doing business would support the pace of recovery। तो इन सब स्कीम्स की वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक रिकवरी जो है इंडिया की वो बढ़ेगी, है ना। बेसिक्स की बात करते हैं तो IIP क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। तो नाम में ही पता चल रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन को ये एनालाइज करता है ना। इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन को ये प्रोडक्शन को ये एनालाइज करता है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको ये एनालाइज करता है और उसकी एक इंडेक्स निकालता है। मंथली पब्लिश होती है, कौन पब्लिश करता है, CSO, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। CSO किसके अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये आप याद रखना, ये इसको निकालती है। अब इसमें अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से मेजर सेक्टर्स होते हैं, तो दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, फिर माइनिंग के पास होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी के पास होता है। तो आपको याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, फिर माइनिंग आता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी आता है। यूज़ बेस्ड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो अगर यूज़ बेस्ड सेक्टर्स की बात करें, सॉरी क्रॉप्स बोल दिया गलती से, तो उसमें बेसिक गुड्स आते हैं, कैपिटल गुड्स आते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं, है ना। बेस ईयर IIP का क्या है, 2011 से 2012, ये भी याद रखना है, बेस ईयर भी पूछ लेते हैं। बेस ईयर क्या है, 2011 से 2012। अब इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं तो इसमें कुछ कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे मान लो 50 इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, तो 50 में से कुछ 8 जो हैं वो कोर सेक्टर्स हैं, कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको इस मतलब पूरी इंडेक्स में 40.27% लगभग वो 40% आप मान लो ऑन एन अप्रॉक्स 40% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। और उनके लिए अलग से एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। तो ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन निकालता है, ये ये निकालते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन निकालता है, इकोनॉमिक एडवाइजर, एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, है ना, अंडर DPIIT। और ये जो IIP है ये कौन निकालता है, ये निकालता है CSO अंडर मॉस्पी। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर 2011 है। अब इसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़ वो कौन सी हैं और उनका जो ये ऑर्डर है वो भी आपको याद रखना है ना। तो उसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं दैट आर रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो ये ऑर्डर जो है एज इट इज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑर्डर सबसे सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिला है, रिफाइनरी को मिला है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को मिला है, उसके बाद स्टील को मिला है, उसके बाद कोल को मिला है, उसके बाद क्रूड को मिला है, उसके बाद नेचुरल गैस को मिला है उसके बाद सीमेंट को मिला है और उसके बाद फर्टिलाइज़र को मिला है। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका ऑर्डर आपको याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है सर्विसेज का वो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। इट हैज़ क्रॉस द प्री पैंडमिक लेवल इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर, है ना। तो बाकी जो और सेक्टर्स हैं जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इनमें थोड़ा ये अभी भी प्री पैंडमिक लेवल के मतलब नीचे हैं। प्री जब पैंडमिक नहीं आया था उससे पहले जो था और अभी जो है वो प्री पैंडमिक के बाद जो पैंडमिक के पहले जो लेवल था उससे अभी भी ये नीचे हैं, है ना। बल्कि बाकी जो सर्विसेज हैं वो ऊपर हो गई हैं। तो आपने देखा होगा सारे IT स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, है ना। सारे सर्विसेज सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जितने भी सर्विस सेक्टर में IT स्टॉक्स हैं वो सारे इंक्रीज़ हो गए। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ज़्यादा हुआ है, FDI भी बहुत ज़्यादा मिला है और बाहर से अंदर FDI भी IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा आया है।
ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वो 8.2% से इंक्रीज़ हुआ है। अप्रैल टू दिसंबर की बात करें तो रेल का जो रेल कॉस्ट है, रेल फ्राइट कॉस्ट, रेल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेल फ्राइट। रेल फ्राइट जो कॉस्ट है वो अपने प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर चला गया है ना। जो एयर फ्राइट और पोर्ट ट्रैफिक है, एयर फ्राइट एंड पोर्ट ट्रैफिक ऑलमोस्ट रीच देयर प्री पैंडेमिक लेवल्स। डोमेस्टिक एयर एंड रेल पैसेंजर ट्रैफिक आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोग कोविड की वजह से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ इंक्रीजिंग है ना। जैसे अभी लॉकडाउन खुला तो लोग घर पे बैठ बैठ के पागल हो गए थे, तो लोग बाहर जा रहे हैं। शोज इम्पैक्ट ऑफ सेकंड वेव वॉज मच मोर म्यूटेड एज कम्पेयर टू ड्यूरिंग फर्स्ट वेव है ना। तो सेकंड वेव में अब थोड़ा कम लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। लोग बोले ठीक है यार, कोरोना ही तो है, क्या है ना। तो इस टाइप से लोग जो है, इसीलिए लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, है ना। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 21-22 की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर ने $16.7 बिलियन का FDI रिसीव किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। दैट हैज़ अकाउंटेड फॉर 54% ऑफ द टोटल FDI इन्फ्लोज इन इंडिया। तो जितना भी FDI आया है उसका 54% सर्विसेज सेक्टर में आया है। इसीलिए सर्विसेज सेक्टर के सारे स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ऊपर हैं, अभी भी बहुत ऊपर है। IT BPM सेक्टर की बात करें, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करें तो वो उनका रेवेन्यू लगभग 194 बिलियन US डॉलर्स पहुंच गया है ना। और इन्होंने 1.38 लाख एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय किया ड्यूरिंग द सेम पीरियड। उसके बाद हम गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने टेलीकॉम रेगुलेशंस को रिमूव किया है IT BPO सेक्टर में, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और स्पेस को ओपन किया है प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के लिए। सर्विसेज एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो बहुत बढ़ गया है। दैट हैज़ सरपास द प्री पैंडमिक लेवल इन जनवरी मार्च क्वार्टर, और 21.6% से ये ग्रो हुआ है फर्स्ट हाफ में 2021-22 के, क्योंकि ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए और IT सर्विसेज के लिए। तो इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ना। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है आफ्टर US एंड चाइना। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए। और 44 इंडियन स्टार्टअप जो हैं उन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर लिया। यूनिकॉर्न स्टेटस वो होता है जिनका इवैल्यूएशन $1 बिलियन या उसके ऊपर हो जाता है ना। दैट इज़ कॉल्ड यूनिकॉर्न स्टेटस। तो 44 ऐसे यूनिकॉर्न्स इंडिया में बन गए हैं, है ना। तो ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। और जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, दैट इज़ इंक्रीज टू 14,000। पिछले साल 700 थे, तो 700 से जस्ट डबल हो गए, है ना, 14,000 हो गए, है ना। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब टोटल टैली कितनी है, अब ये भी याद रख लो कि 44 जो है वो 2021 में ही बने हैं, बट टोटल टैली जो है दैट इज़ 83। बट ये जो 83 नंबर है ना, ये स्टिल बहुत पीछे हैं हम चाइना और USA से। मतलब इनके यहाँ तो टोटल ऐसा 400 स्टार्टअप्स है ना, ऐसे 350 स्टार्टअप, इस टाइप का नंबर है इनका, बहुत ऊपर है। तो हमें अभी भी और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। FDI की अगर हम बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो देखो दो चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं जिसके टर्म में लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है FDI, एक होता है FPI, है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जब कोई बाहर का इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर या इंडिविजुअल या कोई फर्म इंडिया में इन्वेस्ट करता है, या तो अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश कर लेता है या तो किसी दूसरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके शेयर खरीद लिए, इसका मतलब ये है कि वो मैनेजमेंट में भी, उसके डे टू डे ऑपरेशंस में भी उसका से रहता है। तो दैट इज़ कॉल्ड FDI। मतलब कुल मिला हम ऐसा बोलते हैं कि जब 10% से ज़्यादा आप मतलब किसी स्टार्टअप में स्टेक ले लेते हो जनरली, तो उसको हम FDI बोलते हैं। अगर 10% से कम होता है तो दैट कम्स अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज पे जाके उसके शेयर खरीद लिया, है ना। तो जैसे मान लो आप आज जाके स्टॉक एक्सचेंज पे जाके रिलायंस के शेयर खरीद लेते हो, तो आप मतलब टेक्निकली तो आप रिलायंस के होल्डर हो, है ना, आप रिलायंस कंपनी में से देते हो। तभी तो जब इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो आपको एक जीमेल पे मैसेज आता होगा कि भाई मीटिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप उनके स्टेक होल्डर हो, शेयर होल्डर हो, है ना। यू हैव अ से इन द कंपनी, आप कर सकते हो, बट बहुत मिनिमम है, क्योंकि आपने 3-4 शेयर ले भी लिए होंगे तो 0.000 कुछ % होगा, है ना। तो दैट इज़ नेग्लिजिबल। बट अगर कोई कंपनी 10% से ऊपर स्टेक ले लेती है ना, कोई इन्वेस्टमेंट आती है और 10% से ऊपर स्टेक आ जाता है, तो वो मैनेजमेंट कंट्रोल भी लेती है साथ में, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड FDI। Any investment from an individual or firm that is located in the foreign country into a country is called foreign direct investment. FDI is when foreign entity acquires ownership, ठीक है, तो ownership acquire कर रही है, and controlling stake in the shares of a company in one country or establishes a business unit here, है ना। तो या तो खुद का बिजनेस यूनिट आ जाए, या फिर किसी दूसरी कंपनी में स्टेक एक्वायर कर ले।
इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम FPI। कैसे? वेयर फॉरेन एंटिटी मेयरली बायज इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर बाय करते हैं। FDI की अगर हम बात करें तो फॉरेन एंटिटी हैज़ अ से इन अ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। तो डे टू डे ऑपरेशंस में इसका से होता है। FDI इज़ नॉट जस्ट द इनफ्लो ऑफ मनी बट ऑल्सो इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। तो FDI में सिर्फ पैसा नहीं आता है, पैसे के साथ साथ गाइडेंस भी आती है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है, नॉलेज भी ट्रांसफ़र होती है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो दैट इज़ FDI सॉरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात करें तो लगभग 174 करोड़ डोजेस को दे दिया गया है एज ऑन 16 जनवरी 2022। इकॉनमी रिवाइव हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स बाउंस बैक कर रहे हैं, है ना, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स की अगर लेबर फोर्स सर्वे के डेटा की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन सेक्टर में वो रिकवर कर रही है और प्री पैंडमिक लेवल के ऑलमोस्ट बराबर आ गई है। EPFO की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका डेटा हमको ये दिखा रहा है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। मतलब जो फॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं ना, अब जैसे मान लो कि कोई लेबर है जो घर बनाने में यूज़ हो रहा है, तो ये तो अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल लेबर है। या फिर स्विगी जोमेटो वाले भी इनफॉर्मल ही हैं, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता, कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जब आप किसी कंपनी में जाते हो काम करने, तो अगर आपका कोई फॉर्मल आपको ऑफर लेटर इशू हो रहा है, आपको सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर में काम करना। तो वो जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स है ना, क्या बोल रहा है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स कंटिन्यू ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड वेव। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स वाज मच लोअर ड्यूरिंग द फर्स्ट कोविड वेव। तो अब फर्स्ट कोविड वेव के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सेकेंड में फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स पे जो इम्पैक्ट था दैट इज़ लेस। वो इसलिए भी था ना क्योंकि यार पहला ही जो वेव आया था उसमें कितने सारे लोग तो वो हो गए थे, कितने सारे लोगों को तो निकाल दिया, लोगों को पता ही नहीं क्या करें, सबको तो निकाल दिया था, है ना। तो अब जब दूसरी बार आई है तो अब लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, तो इसीलिए बेस इफेक्ट हमारा कम है, इस वजह से भी ये फॉर्मलाइजेशन का डेटा जो है वो इस टाइप से आया है ना। एक्सपेंडिचर जो है वो सोशल सर्विसेज पे, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर, उस पर इंक्रीज़ हुआ है। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया है 8.6% एज़ कम्पेयर टू 6.2% ऑफ द GDP लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, 2014 से 15। तो जो 2014 से 15 में जो था एक्सपेंडिचर दैट वाज 6.2% ऑफ द GDP, उसको बढ़ा के 8.6% ऑफ द GDP कर दिया गया है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा की अगर हम बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 हो गया है, 2.2 से 2 हो गया है। क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, आगे बात करेंगे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट और इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इन सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बात कर ही लेते हैं चलो। TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि भाई जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है वुमेन की, मतलब 15 से 49 ईयर्स, इसमें एक मदर, एक वुमेन बोल सकता हूँ, कितने चाइल्ड्स को बर्थ देती है। तो जैसे अभी 2 चाइल्ड को बर्थ दे रही है ना इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, दैट इज़ कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कितनी फर्टाइल है ना, मतलब कितने बच्चों को वो बर्थ दे सकती है, कितने बच्चों को वो बर्थ कंसीव कर सकती है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, मोर्टालिटी क्या होती है, मोर्टालिटी मतलब मौत मतलब मर जाना, है ना। तो इन्फेंट जब मर जाता है मतलब 1 साल के अंदर अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दैट इज़ IMR। और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट मतलब 5 के अंदर डेथ हो जाए, इसको हम चाइल्ड मोर्टालिटी रेट भी बोलते हैं, CMR भी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद एक है इंस्टीट्यूशनल बर्थ। इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब कि जैसे आपने देखा होगा गाँव में घर में डिलीवरी हो जाती है ना, दैट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशनल बर्थ। इंस्टीट्यूशन मतलब किसी मेडिकल हॉस्पिटल में जाके जब बर्थ दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल बर्थ। तो इन सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद जल जीवन मिशन की बात करें तो 83 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हर घर जल डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, मतलब अब वहाँ हर घर में पानी है कितना। अब इसमें डिफाइंड है कि हम किसको बोलते हैं कि उसमें जल है, तो 55 लीटर्स पर डे पर पर्सन पर हाउस होल्ड आना चाहिए, है ना। तब हम बोल सकते हैं कि जो है वो उस घर में हर घर जल है, मतलब घर जल है उसमें, है ना। नरेगा का जो फंड्स अलॉटमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ है ना, ताकि हम अनऑर्गेनाइज लेबर को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ, ठीक है। TFR मैंने आपको बता दिया। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो उसमें 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउस होल्ड को हम प्रोवाइड करेंगे बाय प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024। तो ये भी आपको याद रखना है।
फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करें जल जीवन मिशन में तो नॉर्मल है, इसमें 90-10 उसके लिए हिमालयाज़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए 50-50 है, यूटीज़ के लिए सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, सो ये थे की हाइलाइट्स। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम आगे अगले लेक्चर में ना क्या करेंगे, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, ताकि जो है वो रीइंफोर्स हो जाए। एंड फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लोर आवर यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।